जय हिंद कैडेट, आपका स्वागत है वर्दी हब यूट्यूब चैनल पर। ये एक चैनल मात्र नहीं, ये आपका अपना परिवार है जिसका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि भारत की हर जिले से हर गांव के माँ के लाडले लाडलियों को वर्दी दिलाना, उनके सपने को साकार करना, अब हर हद से गुजर जाना है। मेरे भाई सिर्फ लक्ष्य इतना है कि आपको हर कीमत पर वर्दी दिलाना है। मैं तो निकल पड़ा हूं बिना किसी संसाधन के आपको वर्दी दिलाने के सपने को साकार करने के लिए। आप अब हमारा कितना साथ देते हैं ये देखना होगा। आज ये बैच वर्दी हब प्रतिज्ञा बैच लेकर आया है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। इसीलिए ये चैनल आपके लिए सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि 50 से 100 के आसपास होने वाले हैं, जिसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन, इसी के अकॉर्डिंग उसमें कई दुगने क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपको इतने सारे क्वेश्चन दे देगा कि मुझे आशा है 99% पेपर यहीं से फंस जाएगा। तो मित्रों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए कैडेट और करिए अपनी तैयारी को साकार, अपने वर्दी के सपने को साकार। जुट जाइए, यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन। आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य ज्ञान शुरू होता है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे और जीएस या वो रीजनिंग के होंगे, सॉरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमारा विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो हमारा सबसे पहला आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी अमेरिका। क्योंकि भारत का अगर पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पर है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच से गुजरती है? 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच से गुजरती है? तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच से गुजरती है। अगर भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा है, और अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे भारत और चीन की रेखा पर, चीन के बॉर्डर पर, तो इसे मैकमोहन के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोर का तारा यानी सांझ का तारा तथा चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? वीनस। वीनस को हम हिंदी में शुक्र के नाम से जानते हैं। हमें पता होना चाहिए सूर्य के सबसे निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ऐसे होते हैं। तो वीनस को क्या बोलते हैं? भोर का तारा बोलते हैं। इसमें क्या सूर्य कहाँ से उदय होता है? पश्चिम दिशा से उदय होता है। और अस्त किस दिशा में होता है? तो यहाँ पे सूर्य यहाँ पे पूर्व दिशा में अस्त होता है, अपनी पृथ्वी के अपोजिट में। अगर और बात कर ली जाए, इसमें बात कर ली जाए किसकी, कि इसे पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा हमारा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों की है? ब्रह्मोस मिसाइल जो आपने सुना होगा कि अभी पाकिस्तान के ऊपर गलती से मिसफायर हो गई थी। तो ब्रह्मोस मिसाइल किसके और बीच में है? भारत और रूस। किसने मिलकर बनाया? भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की संख्या, यानी कि जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है, उनकी सदस्यों की संख्या तो कितनी है? 5 है। जिसमें स्थायी यानी परमानेंट कितनी है? 5 है। और अस्थायी रूप से कितनी है? तो 10 है। इसमें भारत इसका वो नहीं है, क्या है? मेंबर नहीं है। तो यानी स्थायी कितनी हो जाएंगी? परमानेंट की बात कर रहा है तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला बात होगा, मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दशहरा हो जाएगा। मैसूर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दशहरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाले में आते हैं। तो यह यहाँ पे लिखा है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो हमारे कितने हो जाते हैं? 64। क्योंकि देखो 8 ऐसे बने होते हैं इधर से और इधर से लाइन, ऐसे शतरंज बना हुआ होता है, जो खानों में क्या होता है? डिवाइड होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारे कितने खाने हो जाएंगे अगर बात की जाए तो? 64 वर्ग हो जाएंगे। अच्छा, शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्यूबा।
क्यूबा हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत में शक्कर का कटोरा, किसमें, भारत में शक्कर का कटोरा, तो यूपी को, उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से, ये कुश्ती से हो जाएंगी। इन्हीं के ऊपर मूवी बनी थी, जो आमिर खान की मूवी थी, कौन सी, याद तो नहीं आ रहा तुरंत, जो एक मूवी बनी थी रेसलिंग के ऊपर, वही इनके ऊपर थी। सन 1971 में युद्ध के समय में भारतीय थल सेना के जनरल कौन थे, 1971 में भारतीय थल सेना के जनरल कौन थे, तो इसमें हो जाएगा मानेकशॉ। मानेकशॉ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये थल सेना से रिलेटेड है और आप लोग आर्मी में यानी कि थल सेना में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कौन से वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्वेश्चन कौन सा है कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा आइए इधर देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, तो इसे कहते कहाँ पे हैं, देखो ये ग्लोब है, इसको बीचों बीच से क्या से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा डिवाइड करती है। इसका ये वाला क्षेत्र जहाँ से कर्क रेखा जाती है और ये वाला क्षेत्र यानी कि जहाँ से मकर रेखा जाती है, इसी के बीच वाले जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा क्षेत्र, रुको कलर बदल लेते हैं, इसके बीच वाला क्षेत्र ये वाला पार्ट, ये वाला, इसे ही बीच वाले पार्ट को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लगातार सीधी जब पड़ती हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी, और यहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। तो भारत के अधिकांश वन यहाँ पे पाए जाते हैं इस टाइप के। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर कर्नाटक। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक पर स्थित है। फिर अगला, ये सभी को मालूम होगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये हमें सभी को मालूम है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर सिनेमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का पार्ट आ जाता है, जो 15 क्वेश्चन हमारे उसके कंप्लीट हो चुके हैं, किसके, जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आ जाएगा यानी कि जनरल साइंस आ जाएगी, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, विटामिन बी की कमी से हमारा हो जाता है बेरी बेरी। फर्स्ट ऑप्शन स्कर्वी और रतौंधी, बेरी बेरी बांझपन। रतौंधी हो जाता है ए की कमी से, सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, बांझपन हो जाता है के की कमी से। इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक है। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र, तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। और अगर बुझे वाले चूने के विषय में पूछ लिया, बुझा वाला चूना पूछ लिया जाए, बुझा चूना, तब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, तब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जब बुझा हुआ चूना पूछेंगे। अगर बिना बुझा चूना पूछे तो हमारा ऑप्शन यही सही रहेगा, CaO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे परमाणु की नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो नाभिक होता है, किसी परमाणु का नाभिक होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, कितने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो परमाणु में नाभिक होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और दो तीन चीज देख लो, जैसे कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की भी संख्या बराबर होती है, तो ये देख लेना। रेगिस्तान की मृग तृणा किस कारण है, यानी कि आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि मारीचिका पढ़ी होगी, रेगिस्तान की मारीचिका, उसी से है। ये किससे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, किस कारण से हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अब ऊन किससे प्राप्त होता है, भाई इससे सरल क्वेश्चन तो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। ऊन किससे प्राप्त होता है, तो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। हमें सभी को पता है कि ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। गाय से तो हमें दूध प्राप्त होता है, बकरी से दूध भी प्राप्त होता है, और देख लेंगे अपने हिसाब से। फिर क्या कह रहे हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21%, लगभग कितना होता है, 21% के आसपास। तो अच्छा नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में होता है, कितने परसेंट, 78% होता है। ऑक्सीजन हमारा कितना होता है, ऑक्सीजन हमारा हो जाता है कितना, 21%। बाकी बची हुई जो गैसें होती हैं वह 1% के आसपास लगभग होती हैं, ये एग्जैक्ट 21 नहीं होता है, लेकिन इतना ही माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है, तो अब
यहाँ से सीधी बात है कि पृथ्वी से मिलेगी नहीं, मछली से मिलेगी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। कहाँ से मिलती है? सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला निष्ठ, शीत पेय कौन सी गैस भरी जाती है? शीत पेय में कौन सी गैस भरी जाती है? शीत पेय का मतलब नहीं समझ पा रहे होगे, ऐसे नहीं आएगा। देखो, शीत पेय का मतलब जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, थम्स अप, ये सब लिम्का वगैरह पीते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? तो अब सब लोग बता ले जाएंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? CO2 होती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ही शीत पेय कहते हैं, ठंडी होती है और पेय पदार्थ है, इसलिए शीत पेय कहते हैं। बल का यसाई मात्रक क्या होता है? बल का यसाई मात्रक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, न्यूटन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। इसका फार्मूला पूछा जाए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए, जहाँ पे m क्या हो जाएगा? मास यानी कि द्रव्यमान, और a हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। a हमारा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके हम यूज करके अपना जीवन को आसान बनाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन क्या हो जाएगा? जल, ये तो प्राकृतिक प्रकृति रूप से पाया जाता है। वन भी पाया जाता है, पवन भी पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सजीव प्रजक हो जाएगा। अब रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से होता है? देखा होगा रतौंधी वगैरह जो बोलते हैं कि रात में उनको दिखाई नहीं देता, तो ये किस कमी से हो जाता है? सबको बच्चे को मालूम है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब कैडेट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 28 नंबर, दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पे अम्ल से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, उनके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमारी टीम लाती रहे, हम लाते रहें। तो इसके लिए शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि चैनल का हौसला बढ़ा रहे, आपकी फैमिली बड़ी होती रहे और हम लोग इसके लिए आपके लिए तत्पर रहें और अपने सपने को, अपने लक्ष्य को कामयाब हो सकें, लक्ष्य पर और सपने को पूरा कर सकें। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी के जमने पर आयतन क्या होता है? अच्छा बताइए, पानी के जमने पर हमारा आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ेगा। जब बर्फ बन जाती है तो देखना, कभी बर्फ बन जाती है कहीं रखो तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में करोगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? रेशम का कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? अब देखो, रेशम की कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सेरीकल्चर में। किसमें? सेरीकल्चर में। और पेसिकल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछली के विषय में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर यानी रेशम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं मैथ के, जिसके लिए इसमें सॉल्व करने में देखो जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होती है, यहाँ पे समझ में नहीं आता, तो छोटी सी जगह में ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से ओपन कर देंगे ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद हमने यहाँ से बना रखा है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं, यहाँ पे पहले से ही बना रखे हैं, आपके लिए फुल व्यवस्था है। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन हम यहाँ कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे, एक सेकेंड, ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 200 में से 300 के बीच कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण घन है? क्या है? एक पूर्ण घन है। खैर फिलहाल क्वेश्चन तो इसमें भी लिख रखे हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 200 और 300 के बीच कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण घन है। तो ये देखना है। देखो, हमें क्यूब कुछ याद होने चाहिए, जैसे कि हम 10 तक के क्यूब याद कर लोगे काम चल जाएगा, 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना और 10 तक क्यूब याद कर लेना। टेबल 20 तक तो बिल्कुल ही आना चाहिए, यानी कि पहाड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखो, हमें पता है जहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 216, 316, 362 और 256 है। तो देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 इंटू 6, 3 बार करेंगे। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने बार? 3 बार मल्टीप्लाई। तो 6 का देखो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी 6 गुणे 6 यानी 36, 36 को 6 से गुणा 216। अब जब सॉरी, यहाँ पे देखो अगला वाला, अब अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो देखो 300 से ज्यादा हो जाता है, 200 के बीच, इसके बीच में यही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 216। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 216। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले की तरफ मैथ में बढ़ेंगे। देखो 32 नंबर, कौन सा क्वेश्चन? a/b प्लस b/a का मान ज्ञात करें।
जबकि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 8 और a बराबर ए बी इंटू वो मतलब इंटू में बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा है a बराबर 16, b बराबर 24, c ऑप्शन में क्या है 14 और d ऑप्शन में 11, ठीक है, यानी 11 है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट लिखा हुआ है कौन सा पार्ट, ये वाला इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले a अपान बी लिख लिया, यहाँ पे a अपान बी लिख लिया और यहाँ पे b अपान a लिख लिया, जैसे लिखा है क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी a का ये जो a है इसका मल्टीप्लाई a के साथ, इधर मल्टीप्लाई, और क्रॉस इसका इससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे मल्टीप्लाई। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर का इधर मल्टीप्लाई ए का ए स्क्वायर, इधर बी का बी से, तो बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे, अपान में ये नीचे वाले का क्या करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कराते हैं, किसको, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, अपान ए बी बन गया। अच्छा लेकिन हमें फार्मूला किसका मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें फार्मूला मालूम है, किसका मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम है। क्या होता है, यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमें कहीं से 2ab मिल जाए तो हमें फार्मूला निकल आएगा, और हमें वैल्यू क्योंकि a प्लस बी की पता है केवल, तो हम क्या करेंगे, अपने आप से a2ab ऐड कर देंगे और 2ab घटा देंगे, उतना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, तो अंतर कुछ आएगा नहीं, और ये हमारा इतना क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें इसमें वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू क्या दे रखी थी, a प्लस बी के बराबर वैल्यू 8 दे रखी थी और a b की वैल्यू कितनी 4 दे रखी थी। तो 8 a प्लस बी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 रख लेंगे और इसकी 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी थी, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब देखो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इधर 2 इंटू 4 यानी कि -8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, जितना बचे इसमें 8 घटा दोगे कितना बचेगा, जितना बचेगा उसमें हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब देख लेना, अब 16 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 4 इसमें घट जाएगा, 60, 60 में 4 जाएगा 56, और 56 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इतनी बात तुम्हें मालूम होगी तो हम इसलिए बार बार नहीं बता रहे। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन 33 नंबर कौन सा कह रहा है, अंडर रूट में, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 1500 प्लस फिर रूट में 441, कितना है 441, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शन क्या है, a इक्वल टू 36b, ये ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर करेंगे 1500, इधर इतना लिख लिया, हमें मालूम है कि 441 कितना, 441 निकाल लेना, किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है 21 का, 21 का ये वर्ग होता है, यानी 441 का वर्गमूल 21 होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 21 बचेगा। यहाँ पे 1500 पहले से लिखे थे तो इसके बाद लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 1500 में 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1521 हो जाएगा। और 1521 हमारा किसका वर्ग होता है, तो 39 का वर्ग होता है। निकाल सकते हो ऐसे फैक्टर करके, ऐसे फैक्टर करके ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हो इधर से भी, और तुम्हें थोड़ा सा याद भी होना चाहिए, इसको फैक्टर कर लोगे तो 20 इधर बन जाएगा, 39 का बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, परिमाण को आरोही क्रम में भिन्नों के रूप में, मतलब कि उसके आरोही क्रम में लिखो, इसको इन भिन्नों को ऐसे लिखना है। तो देखो सबसे बढ़िया इसका आसान तरीका यही होता है कि इन सबका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेने के बाद इन सबका हर को बराबर कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ पे क्रम से लिख देंगे, तो इतना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें लिखने के लिए, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख दिया गया, इसका क्रम ये आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 35 नंबर, कौन सा 35 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है 35 नंबर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वह छोटी संख्या क्या होगी
जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? इससे विभाजित हो जाए। ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं? इतने इतने ये ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका? 12, 18, 16, 21 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से जाएगा तो 6 यहाँ पे, 2 छाक 12, 2 नहीं 18, 9 इधर 8 इधर 21 आ जाएगा। फिर इधर 2 से फिर से लेके जाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 9 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 8। ये तो तुम्हें आता होगा एलसीएम लेना। 2 चौको 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर 2 से लेके जाएंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 3, 9 ये भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 कटेगा, इधर 21 बच जाएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये वाला 2 इक्के 2 ये कट जाएगा। फिर 3 से लेके जाएंगे, 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 से फिर 7 से जब जाएगा इसको हम निकालेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। पेयर बना के मतलब इसका जोड़ा बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इधर जोड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं। तो इसका एलसीएम इधर क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आएगा हमारा? 48 गुणे 21 यानी कि 1008। तो छोटी सी छोटी संख्या थी। अब अच्छा क्या बोल रहे थे इसमें? 7 शेष घटाने पर, क्या वो 7 घटाने पर यानी कि जो संख्या हो उसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, समझ में आ रहा सबको? कमेंट करके जरूर बताना, जो कमी हो वो भी बताना, तो उसको अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़े, एक उम्मीदवार कुल मतों का 5%, ये शायद कट गया है, कितना 45 था यहाँ पे 45 कर लेना, लगाया था तो याद है कितना हो जाएगा? 45%। 45% पाया जब तथा 1200 मतों से हार गया तो मतदान में कितने मतदाता थे? मतदान में कितने मतदाता थे? अच्छा देखो, कुल वोटें कितनी होंगी? 100%। कितनी होंगी वोटें? 100% टोटल वोट पड़ेगी। अच्छा एक उम्मीदवार कितने परसेंट पाया था? 45। तो दूसरा वाला क्या पाएगा? 100 में 45 घटा दो, कितना पाया? 55%। अच्छा दोनों का अंतर क्या था? 55 वाला जीत गया था और 45 वाला हार गया था। तो दोनों के बीच का अंतर कितना था? 10% का। कितना अंतर था? 10%। अच्छा 10% किसके बराबर था? 10% 1200 के बराबर था। किसके बराबर था? 1200 के बराबर था। यहाँ पे देखो 1200 के बराबर था 10%। तो इधर हम वैल्यू निकालेंगे 1% की। 10% बराबर कितना? 1200 है अपना। 10% बराबर 1200 है तो 1% यानी 10 से डिवाइड कर दें। 10 से डिवाइड कर दें तो 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारा? जितना भी आ जाए, इसको 120 के बराबर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 100%। 100% यानी कि 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई। तो जब दोनों की तरफ करेंगे तो 100% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12,000। कितनी टोटल वैल्यू कितनी निकल आएगी? 12,000। चलो यहाँ पे इतना हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर में। एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, क्रय मूल्य पर 30% अधिक करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर, मतलब जो अंकित कर दिया उसमें 12% की क्या देता है? छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 16.6%। और इधर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन 14.4%, सी ऑप्शन 11.04%। तो देखो हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम मान क्या लेंगे? मान लेंगे हम सबसे सीधी बात, क्रय मूल्य इसका कितना मान लेंगे? 100 रुपए मान लेंगे। कितना? 100। 100 किस लिए मानेंगे? जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, क्योंकि 100 का 30% होता है डायरेक्ट। तो देखो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? लाभ कितना ले रहा था? जो क्रय मूल्य था उसमें 30% ले रहा था, तो इसका 30% यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का 30% यानी 30, यानी विक्रय मूल्य बेचने वाला क्या हो जाएगा? तो 130 में अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 130 रुपए। अच्छा छूट कितनी दे रहा था? 130 पर कितने परसेंट की? 12% की छूट दे रहा था। कितनी परसेंट की? 12% की छूट दे रहा था। तो यहाँ पे 12% की, तो 130 का 12% निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे? 12%, तो कितना निकलेगा? 15.6। कितना निकलेगा? 15.6। कैसे निकलेगा? देख लो। अच्छा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। और जीरो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? ये 15.6 हो जाएगा। ठीक। अच्छा
अब लाभ कितना था 30%, 30% में हमें क्या 15.6% घटाना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, जब इसमें घटाएंगे तो 14.4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। अब इसमें क्या लिखा है कि 4,000 रुपए साधना और अलका में 5.3 के अनुपात, 5:3 के अनुपात में बांटना है, तो साधना को कितने रुपए प्राप्त हुए, साधना को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए बराबर 2725, बी बराबर 1150, सी बराबर 2500 और डी बराबर 4430। इतना है हमारे पास ऑप्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो ये क्या है, रेशियो। रेशियो क्या है, 5:3 में बांटना है, यानी टोटल कितने हिस्से लगाने हैं। तो टोटल इधर हमारे पास कितने हिस्से लगाने हैं, हमको 8 हिस्से लगाने हैं। कितने, तो 8 हिस्से लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास कितने हिस्से लगाने, 8 हिस्से टोटल लगाने हैं। धनराशि कितनी है, 4,000 है, तो 4,000 का एक हिस्सा यानी 8 हिस्से लगाने हैं, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 से यहाँ पे हम डिवाइड कर दें इसको, तो एक हिस्सा कितने के बराबर, 500 के बराबर में। अच्छा, साधना को अब कह क्या रहा था कि साधना को और उसमें जो दूसरी थी इसको 5:3 में बांटना था। कितने में, 5:3 में बांटना था। तो अच्छा 5 यानी कि साधना को कितने हिस्से मिले, साधना पहले लिखी थी, साधना को कितने हिस्से मिले, 5 हिस्से मिले। कितने, 5 हिस्से मिले। और दूसरे वाले को जो भी नाम था, क्या नाम था, साधना के बाद अलका, अलका को कितने, 3 हिस्से मिले। तो साधना को 5 हिस्से, एक हिस्सा कितने के बराबर, 500 के बराबर। तो इधर हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेंगे औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत का हमारा फार्मूला होता है औसत बराबर कुल पदों का योग, जितने भी पद होंगे उनका योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे प्राकृतिक n संख्याओं का योग, यानी कि प्राकृतिक n संख्याओं का फार्मूला हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, n और ब्रैकेट में n+1/2 क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, n बराबर हमें कितना दे रखा था, जितनी संख्याओं को निकालने के लिए कहेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, n की संख्या। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो n की जगह पे जहां जहां n लिखा है वहां वहां हमें क्या लिखना है, 12 लिखना है। तो यहाँ पे 12, 12 + 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 12 को काट देंगे, 2 छाक 12, 2 के 2, इधर कितना बचा, 13 बचा, इधर 3 बचा, तो इधर कितना हो जाएगा, 78। कितना हो गया हमारा, 78। अब हमें क्या निकालना, औसत निकालना है। तो अभी यहाँ पे क्या निकला, योग। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, ये योग निकाला है। क्या निकाला, ये योग निकाला है। तो अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो यहाँ पे औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर कुल पदों का योग, योग तो ये निकल आया, और पदों की संख्या, संख्या कितनी थी, 12। तो यहाँ पे 12 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काट पीट लेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो अच्छा काटना भी बता देते हैं, 6 से काट लो, 6 दून 12 और 6 से काट लो, 6 के 6 और इधर तिछंग 18, 13/2, यानी कि इसको जब काट लोगे तो 6.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, इसको देख लेते हैं। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में, ये समय और वर्क वाला है, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर से है समय, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएगा और इसी क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। देखो 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 6 लड़के 12 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं तो शेष कितने दिन लगेंगे, शेष बताना कितने दिन लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। अच्छा हमें ये पता होना चाहिए, जो टोटल काम है, टोटल काम क्या होता है, आदमी और जितने इसमें दिन लगे हैं इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल काम हो जाएगा। अच्छा बराबर कितना होगा, जो किस्तों में काम किया जा रहा है, जैसे कि M1 पहले कितना काम किया जा रहा है, M2 और D2 जो बाद में काम किया जा रहा है। तो देखो सबसे काम क्या हो जाएगा, पहले 18 लड़के कितने 24 दिन में काम कर रहे थे, तो 18 क्या हो जाएगी, लड़कों की ये संख्या हो जाएगी और इसका मल्टीप्लाई ये दिन टोटल वाला हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि 6 लड़के 12 दिन पहले, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है ये ध्यान रखना, काम 12 दिन यानी कि 24 दिन में पूरा हो रहा है। कितने दिन में, काम यहाँ पे देखो 24 दिन में पूरा हो रहा है, और 12 दिन पहले यानी कि पहले तो 18 लड़के जितने थे 12 दिन तक पूरा काम किया। 12 दिन तक कैसे, देखो 24
पूरा कितना होता है 24 दिन थे, 12 दिन तक पहले 6 लड़के भागे, यानी 12 दिन तक तो पूरे लड़कों ने काम किया, 12 दिन तक पूरे लड़कों ने काम किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 लड़के 12 दिन तक पूरा काम किया, फिर उसके बाद फिर बचा क्या प्लस, यानी कि फिर बाद में 6 लड़के भाग गए, तो यानी 18 में 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 12, यानी 12 लड़के बचे। और दिन कितने, यही तो हमको निकालना है, कितने दिन तक अब ये काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अब इधर करेंगे हम, इधर देखो, अब हम करेंगे इधर 18 गुणे 24 ये तो था ही, इसमें से क्या कर लेंगे ऊपर वाले में से, ये देखो यहाँ से इधर भी 12 लिखा हुआ है और इधर भी 12 इधर भी 12, दोनों से कॉमन कर लेंगे, इधर बचा कितना 18 और इधर कितना D2 बचा, इतना बचा है। ठीक है, अब क्या हुए, ये जो 12 मल्टीप्लाई में होता है इधर, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 18 गुणे 24 बटे 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब क्या होगा, यहाँ पे 12 से हम काट लेंगे, 12 के 12, 12 दूना 24, यानी कि 18 दूना 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा D, यानी 18 प्लस D2 बचेगा। अब D2 इधर पड़ा रहने दो और 18 को ये वाले जो 18 है इधर इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा 36 माइनस 18, यानी कि 18 दिन, यानी शेष जो 12 लड़के बचे थे उनको 18 दिन काम करना पड़ेगा। कितने दिन काम करना पड़ेगा, और 18 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 72 किलोमीटर पर घंटा की आवर से यानी कि चाल से चलती है, एक खंबे को कितने समय में पार कर लेगी, ये पूछा गया है। तो देखो, अच्छा जब खंभा या कोई ऐसी चीज दी जाए जिसकी लंबाई ना हो, तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी ना उसे ही हम क्या मान लेते हैं, उसे ही हम मान लेते हैं कि लंबाई यानी दूरी तय करनी है, तो दूरी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 180 मीटर। अच्छा ये मीटर में है और हमारी ये जो चाल है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे भी क्या मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, किसमें मीटर पर सेकंड में। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो 72 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 कितने होते हैं 1000 होते हैं, तो यानी कि 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यानी कि 60 से फिर यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर जब हम काट लेंगे, देखो कैसे काट देंगे ये भी देख लो, इस जीरो से और ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब बचा कितना 10 हमारे पास, इधर 6 बचा, 6 से इधर क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के 6, 6 दोनों 12, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 12, 12 बचा, 12 को 6 से फिर काटेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर कितना आ गया 2 और ये 10 जो पहले था, तो 10 दूनी 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर तय करती है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो हमारी दूरी क्या थी, जो रेलगाड़ी की लंबाई थी, यानी कितनी 180 मीटर, और हमारी चाल अभी अभी हमने निकाला 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 9 18 यानी 9, यानी 9 सेकंड आ जाएगा। कितना समय लगेगा 9 सेकंड लगेगा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना, और इससे कई क्वेश्चन तुमको ये इस पूरे प्रैक्टिस सेट अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेंगे, और ऐसा लगेगा पेपर यहीं से फंस गया है, ये इस बात की गारंटी है। इसलिए ध्यान से मन लगा के पढ़ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, अपने पास संसाधन की कमी है, इसके लिए कोई उसमें नहीं, जिसको पढ़ना होता है तो संसाधन नहीं देखता है, अपनी पढ़ाई देखो और हमारी मेहनत देखो। इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें अच्छा लगे, अगर कुछ बात नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1960 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, ये बताना है। इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले बेसिक मेथड देख लो। तो इधर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। पी को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है 1960, और 1 इधर लिखा जाता है, और ये क्या होता है आर, यानी रेट, कितने दर से इसे ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज ले रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा ये 100, इसकी पावर एन क्या होता है, ये हमारा टाइम को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो टी आर और जो टी यानी कि एन, यहाँ पे एन बोल सकते हो, यहाँ पे इतना है, ठीक है। सबसे पहले
देखो अब हमारे पास मिश्र धन कितना था, मिश्र धन हमारा था 1960, आर की वैल्यू थी 10 और टी यानी एन की वैल्यू कितनी थी 2। अब हमारा पास फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये देखो P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n, ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो P की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे कितनी 1960, 1 आर 10 था तो 10, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा, इसको कर लेते हैं, नीचे हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसके नीचे हम मान लेंगे 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से 11/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/10 इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 गुणे 11 2 बार, 10 गुणे 10 2 बार। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे मिश्रधन इतना आ जाएगा। अब इतना अब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तुम लोगों को, क्योंकि संसाधन नहीं तो हम करके बताते। फिर देखो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ब्याज, अब फार्मूला क्या होता है, ब्याज जब निकालना होता है ना, तो जो मिश्र धन होता है हमारे पास उसमें मूल धन को घटा दो जो प्रिंसिपल वैल्यू, तो आ जाएगा मिश्र धन हमारा कितना है 23 17, यही 2371.6 आया। और हमारा मूलधन पहले ही हमको पता 1960 था, तो इसमें घटा दिया, ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई। ये क्या, कौन सी वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज प्राप्त हुआ, ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। अच्छा वो पूछ क्या रहे थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, अब साधारण ब्याज भी निकालेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला ये होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। मूलधन 1960 था, दर हमारी 10% थी, समय 2 वर्ष था और ये बटे 100 रहता, तो इसको कर दिया। तो इससे साधारण ब्याज हमारा कितना निकला 392, कितना निकला 392। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। इसमें अंतर निकालना है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटा दिया जाए तो 411.6 में 392 जब घटाएंगे तो 19.6 पर वो आ जाएगा, 6 आ जाएगा परसेंट में, नहीं ऐसे आ जाएगा। ठीक, अच्छा क्या है देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो हमारे पास मूलधन कितना था, मूलधन हमारे पास था 1960, 1960 का 10%, 1960 का 10% कितना आ जाएगा 96। पहले तो ये कोई संख्या थी, इस पर ब्याज मिला हमें इतना मिला, दूसरे साल भी हमें इस पर कितना मिला 1996, लेकिन दूसरे साल जो ये रहेगा, ये ब्याज रहेगा, इस पर भी हमें 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 10% मिलेगा, ज्यादा साधारण ब्याज में तो वही मिलता है। तो इसका जो 10% निकाल लोगे, इसका यही निकल आएगा हमारा, क्या अंतर निकल आएगा दोनों में से। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 5 मीटर है। तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है, क्या निकालना है, भूखंड का परिमाप। तो आयत का परिमाप हमें पता है क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो 2 लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, इसको ऐड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब देखो अगला क्या है, वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है, परिधि क्या होगी। तो अच्छा, वृत्त के परिधि का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है, वृत्त का परिधि का फार्मूला 2πr होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, तो वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ जाना। तो यहाँ पे परिधि पूछे 2πr, तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/60 और इसकी आर कैसे, अच्छा वहाँ पे क्या दिया गया था, व्यास दिया गया था, क्या दिया गया था, डी की वैल्यू दी गई थी कितनी 35। हमें पता आर क्या होता है, डी का आधा होता है, d/2 यानी 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे कितना देखो ऐसे कैलकुलेट करके बता देते हैं, यहाँ पे कितना 2 गुणे 22 और यहाँ पे कितना 35/2 ही लिख लो, कितना लिख लो 35/2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला ये 45 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है
तो उसका क्या वर्ग सेंटीमीटर में इसकी भुजा ज्ञात करना है। भुजा ज्ञात करना तो सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 3√3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। अब इसके बराबर में क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल ये वाला इसके बराबर में रख लेंगे। इस फार्मूले के बराबर यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे। रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 25 चौको 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए का जब इसका दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका वर्गमूल जब लेंगे दोनों का तो इधर ए बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बची है रीजनिंग। रीजनिंग हमारी बची है 5 क्वेश्चन रीजनिंग के लास्ट में होते हैं, तो अभी हम आपको बस तुरंत बता रहे हैं। रीजनिंग के हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये देखो, ये यहाँ से बचा है, देखो यहाँ पे रीजनिंग हमारी बची है। कितना कह रहे हैं, 250 अनुपात में 1000 समानुपात 5 और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसका सिंपल तरीका, या तो देख लो, देखो 2500 का 4 गुना कितना है, 2500 का 4 गुना है 1000, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20। या तो दूसरी तरीका है, इधर लोहा अगर धातु बताएगा तो ऑक्सीजन हमारी गैस हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। सबसे पहले देखो, देखो ये क्या होती है, दिशा होती है, ऊपर वाली नॉर्थ यानी उत्तर होती है, और नीचे वाले साउथ होती है यानी दक्षिण होती है, ये ईस्ट होती है हमारी, ये वेस्ट होती है यानी कि पश्चिम होती है। उत्तर, और ये क्या होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अच्छा, इधर को मुंह करके जब खड़े होंगे, इधर को मुंह करके खड़े होंगे तो देखना इधर इधर नीचे वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ऊपर वाला दाहिना हो जाएगा। जब इधर को मुंह करके खड़े होंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला दाहिना हो जाएगा, नीचे वाला बायां हो जाएगा। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कोई यहाँ पे जैसे खड़ा रहा होगा वो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाता होगा, इधर ऊपर मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, जब ऊपर की ओर मुंह होगा ना तुम्हारा बाएं, तो इधर तुम्हारा इस साइड में होगा, किस साइड में, इस साइड में। फिर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो वह आप किस दिशा में मुंह किए हुए, तो पश्चिम। पश्चिम सही से लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा देखो, इधर क्या है, DKM, इधर इतना लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ पा रहे हो। अच्छा देखो, अगर ध्यान से देखो तो डी के बाद ई गायब है, फिर उसके बाद क्या है एफ के बाद जी गायब है, एच के बाद जे गायब, वो जी गायब है, जे एच आई गायब है, जे है, यहाँ पे कितना है, जे है। उसके बाद इधर देखोगे के वाली वैल्यू में, किधर, इधर देखो, अब देखो इधर देखो, जे के बाद के और एल, यानी कि के गायब होके क्या होना चाहिए, एल। तो अब सबसे पहले ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, जी तो दोनों में है, यानी कि जी वाला हमें चेक ही नहीं करना है, ये वाला पार्ट चेक नहीं करना है, लास्ट वाला चेक करना है। देखो एम से क्या हो गया एन, एम की बात क्या होता है, देखो MNOP, यानी कितने छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है, कितने छोड़ रहा है, P, M से P आया यानी 2 छोड़ दिया। P से क्या, PMNP लिख लो, QRS, यानी कि Q और R 2 को छोड़ दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे S। अब यहाँ पे क्या है, S से U और क्या छोड़ दिया, TU को छोड़ दिया, क्या आ गया, V आ गया। V के बाद क्या हो जाएगा, V के बाद WX, किसको छोड़ देगा, WX को छोड़ देगा, तो आ क्या जाएगा Y, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसको समझ आना। अच्छा, अब ये क्या है, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है क्या, यदि निश्चित कूट में गेट को फैट लिखा जाता है तो ल्यूट को क्या कूट लिखा जाता है, तो उसमें काइट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये 3 और ये 3 लास्ट वाले नहीं बदल रहे हैं, जो चेंज खानी हो रही केवल एक पहले वाले के साथ हो रही, बदला जा रहा है। देखो एल इधर, बाकी 3 सेम है, तो इधर भी ये 3 सेम रहेंगे, आगे वाला बदला जाएगा। देखो GF के बाद क्या होता है,
एफ के बाद जी, यानी कि पहले लिखा है क्या जी, जी से पीछे बैक आ रहे हैं, एक खाना एक वर्ड पीछे आ रहा है, लेटर एक लेटर पीछे आ रहा है। तो एल देखो इधर के से पहले क्या एल के, तो इधर के देखो वो सॉरी जे के एल, जे इधर देख लो, सॉरी छोड़ो उसको, इधर रुको एक सेकंड। अब देखो इधर क्या होता है, जे के एल एम, जे के एल एम एन, ठीक है, ऐसा लिखा है। देखो अब क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा हमारा, देखो इधर कहाँ गए, इधर इधर क्या था, एल से पहले क्या है के, यानी कि इधर एक पीछे जा रहे हैं, तो अब के से पहले क्या आ जाएगा, जी एच आई जे के, क्या होता है जे के, यानी के से पहले क्या आ जाएगा जे, और बाकी ये सेम रहेगा हमारा। तो क्या हो, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन तो पहले ही गलत था, बाकी इन्हीं तीनों में था। तो कैसी लगी आपको क्लास, ये जरूर बताना। संसाधनों की कमी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन हम आपके लिए आपको वर्दी दिलाने के लिए तत्पर हैं पूरी तरीके से। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, अगर हो सके तो सब लोगों को शेयर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपको वर्दी दिलाने के लिए मैं संघर्ष करता रहूं। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।